वेलकम इन एके स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 9 है इसके दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें से जो ये पहला क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है जो इस चैप्टर पे बेस्ड है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने इसके बारे में सुना भी हो, जिसमें हमें हाइट ऑफ क्लाउड निकालना होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए लेक। और बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन हार्ड भी लगता है। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि जो ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 है ये सबसे इजी चैप्टर्स में से एक है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि बस इसके 2-4 बेसिक कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए, फिर इसके सारे क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। और इस चैप्टर को पूरा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, उसकी प्लेलिस्ट भी बनाई है, तो उसकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लेना। आपको वो प्लेलिस्ट देखने के बाद ऐसा लगेगा कि यार ये चैप्टर अभी तक हमें हार्ड क्यों लग रहा था, इसमें कुछ ऐसा तो है ही नहीं जो हार्ड हो, ठीक है, तो आप उसको देख लेना। तो आप शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें हमसे बोला गया है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 10 मीटर अबव ए लेक इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक। मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं, एक क्लाउड है, दूसरा है लेक। जो लेक है इसका जो सरफेस है इसके अगर 10 मीटर ऊपर एक पॉइंट से हम क्लाउड को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो आता है वो आता है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब समझ गए होंगे आप, नीचे से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है। इसके अलावा जो ये क्लाउड है पानी में इसकी परछाई पड़ रही होगी, रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा, तो जो पानी में इसकी रिफ्लेक्शन है उसको अगर उसी पॉइंट से देखा जाए, यानी कि ऊपर से नीचे देखना पड़ेगा, भाई परछाई तो पानी के अंदर नीचे बनेगी ना, तो जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो अगर उस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, तो अगर उस पॉइंट से इसकी परछाई को देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया गया है 60 डिग्री। हमें बस ये बताना है कि जो हाइट होगी क्लाउड की कितनी होगी लेक के सरफेस से, ठीक है। तो क्वेश्चन को मैं आपको डायग्राम बनाते हुए समझाता हूँ, अब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर देखो ये बोला गया है कि भाई चलो ये मान लेते हैं लेक है, ठीक है, लेक का ऊपर वाला सरफेस, ठीक है, पानी नीचे तक होगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो लेक है उसके ऊपर बादल है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये बादल है, ठीक है ना, ये क्या है, ये बादल यानी क्लाउड, तो सी फॉर क्लाउड बोल दिया मैंने। अब जाहिर सी बात है अगर बादल है ऊपर तो इसकी परछाई भी बन रही होगी, ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं इस बादल की परछाई बनती है, रिफ्लेक्शन बनता है, ठीक है, और इसको नाम देते हैं सी डैश, ठीक है, सी फॉर क्लाउड, सी डैश फॉर क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन बन रहा है। अब हमसे बोला क्या गया है कि जो लेक है, ठीक है, ये जो लेक है इसके सरफेस से 10 मीटर कोई ऊपर पॉइंट है, ठीक है, तो ये मान लिया मैंने 10 मीटर है, ठीक है, ये पॉइंट, इस पॉइंट से अगर इस क्लाउड को देखा जाता है, इस पॉइंट से अगर इस क्लाउड को देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है। अब देखो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है जो 30 डिग्री यहाँ पे बना है, ये हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे समझो आंख है, ठीक है, तो ये आई साइट हुई, आंख की रोशनी यहाँ से जा रही है, क्लाउड को देख रही है, तो यहाँ से जो बेस है ना इसके पैरेलल एक लाइन खींचोगे आंख से जाती हुई, तो इनके बीच में जो एंगल होगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि दिया गया है 30 डिग्री। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमसे बोला गया है कि अगर इसी पॉइंट से जो क्लाउड की परछाई थी, जो इसकी रिफ्लेक्शन थी, इसको देखा जाए तो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन आता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है 60 डिग्री। तो ठीक है भाई, इसको हम क्या करते हैं सीधा, क्योंकि देख तो वहीं से रहे, इससे मिला देते हैं। तो देखो ये आई साइट है और ये जो आंख है वहां के बेस के पैरेलल, ठीक है, लाइन खींची, तो मतलब ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर से बोल रहा हूँ, जो मैंने वीडियो बनाई इस चैप्टर की वो देख लेना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, ये लेक थी, ठीक है, ये लेक का सरफेस है, मतलब ठीक है, ये लेक का सरफेस है, इस लेक के सरफेस से क्लाउड की हाइट बतानी है, तो ये हो गई, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाइट हो जाएगी क्लाउड की, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि भाई क्लाउड यहाँ लेक का सरफेस है और इतनी ऊंचाई तक गया है, तो ये हाइट हो गई। तो यहाँ पे अगर ये हाइट है ना तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी कितना होगा, ये भी होगा h, ठीक है ना, ये भी कितना होगा, h होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है इसमें जो अलग करता है इस क्वेश्चन को, ठीक है, कि अगर ये h है तो ये भी h होगा। क्यों होगा, देखो ये लेक का जो सरफेस है ये एक प्लेन मिरर की तरह वर्क करता है। प्लेन मिरर आपने साइंस में पढ़ा होगा कि प्लेन मिरर के सरफेस से जितनी दूरी पे आप ऑब्जेक्ट रखोगे उतनी ही अंदर, ठीक है, उसकी वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा होगा।
तो यहाँ पर अगर ये h हाइट पे है तो ये भी h हाइट पे नीचे बनेगा। तो यहीं से समझ में आता है कि अगर ये h था तो ये भी h हो गया। और यहाँ से ये पॉइंट कितना मीटर ऊपर था, 10 मीटर। क्वेश्चन में बोला गया है भाई कि ये जो पॉइंट है लेक के सरफेस से 10 मीटर ऊपर से हम देखते हैं। तो ये इसका डायग्राम है, देखो कहीं भी दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अगर डायग्राम बन गया तो समझ लो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इस चैप्टर की यही खास बात है कि अगर आपने डायग्राम से ही बनाया तो क्वेश्चन होना ही होना है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी हो गया, ये मान लेते हैं डी है, ये पॉइंट ई है और ये तो सी डैश है। ठीक है ना। तो अब देखो अगर ए बी, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लेट हाइट ऑफ द क्लाउड, हाइट ऑफ द क्लाउड कितनी है h। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि जो ए बी है वो कितना है 10 और ए बी ई डी के बराबर होगा यार। ठीक है ना, बाई कंस्ट्रक्शन दोनों कितना आएंगे 10 मीटर। ठीक है ना, ये 10 था, इसके ही पैरेलल में खींचे हमने, तो ये भी कितना हो जाएगा 10 मीटर। 10 मीटर कितना होगा, सिर्फ इतना। ठीक, अब क्या करते हैं, देखो अब हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। मैंने यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, आराम से देखना, बिल्कुल इजी लगेगा आपको, कहीं भी इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या करेंगे, पहले ये जो सी डी है, सी डी डिवाइड बाई बी डी। पता कैसे लगा यार सी डी बाई बी डी करना है, देखो यहाँ से h का कोई रिलेशन मिल रहा है, h इस तरफ है। ठीक है, और ये जो साइड बी डी है ना, ये ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रही है। तो मतलब यही वो साइड होगी जो हमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन में मदद करेगी, इसलिए हम बी डी का रिलेशन निकालेंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने सी डी बाई बी डी किया। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 30। ठीक है, ये जो एंगल 30 है इसके लिए सामने वाली साइड है, सामने वाली साइड मतलब परपेंडिकुलर, और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है 10 थीटा, और थीटा कितना है 30 यार। ठीक है, तो अब बात करते हैं सी डी कितना होगा। सी डी होगा h माइनस 10, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऊपर सी डी लिखा था, क्योंकि सी डी का कोई ना कोई रिश्ता है h के साथ जो हमें निकालना है। और नीचे ये क्यों लिखा, क्योंकि इसका रिश्ता है इधर वाली साइड के साथ। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, देखो ये h माइनस 10 क्यों हुआ, ध्यान से देखना, ये पूरा कितना है h। ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक h है, यानी यहाँ से लेके इस पॉइंट तक। h में से ये 10 हटा दो, ये 10 हटा दोगे तो ऊपर वाला हिस्सा बचेगा। ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल h था, h में से मैंने ये हिस्सा हटा दिया 10, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बचा, तो h माइनस 10 हो गया। ठीक, तो 10, यह जो सी डी है, सी डी की वैल्यू आ गई h माइनस 10 डिवाइड बाई क्या है बी डी, और बराबर में क्या है 10 30, यानी कि 1/√3। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार अब। ठीक है, बी डी इंटू इधर आएगा 1, तो बी डी इंटू 1 कितना हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू √3 उधर जाएगा, √3 इंटू एच, यानी कि h√3 हो गया, माइनस √3 इंटू में 10, 10√3 हो गया। इसको इक्वेशन 1 बोल के छोड़ दो भैया, यहाँ तक हो गया। ठीक है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने। अब इसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है। इसके बाद देखो इन ट्रायंगल बी डी सी डैश, बी डी सी डैश। ठीक है, इसमें जाओगे तो यहाँ से 1060 की वैल्यू निकाल सकते हो यार आप, 1060। ठीक है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा ये, यानी कि डी सी डिवाइड बाई बेस, तो यही रहेगा बी डी, इसीलिए हमने पहले ही बी डी निकाल रखा है, क्योंकि बी डी हमें क्वेश्चन में मदद करने वाला था। ठीक है भाई, तो 1060 की वैल्यू कितनी हो गई, √3। अच्छा डी सी कितना होगा, ठीक है, देखो डी और ये रहा सी डैश। ठीक है ना, ये सी डैश है। ठीक है, तो डी सी डैश, तो यहां से डी सी डैश कितना होगा, यहां से लेके यहां तक ये वैल्यू है h, यानी ये h है और ये 10 है, तो इस बार आएगा h प्लस 10। फिर से समझ लो, ये पूरा ये h और ये 10 मिला के बन रहा है। ठीक है ना, ये h और ये 10, ठीक है ना, 10 मीटर, तो h प्लस 10 हो गया। और बी डी को बी डी रहने दो, अभी क्या दिक्कत है। ठीक है, तो यहां से अब हम इधर ले आए, अगर इसको बी डी को और √3 इधर ले जाएं, तो बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी डी की वैल्यू हो जाएगी h प्लस 10 डिवाइड बाई √3। ठीक है ना, ये नीचे आ गया और ये इधर चला गया, तो ये बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कैसे हुआ, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से अगर हम देखें तो जो ये इक्वेशन 1 है ये बी डी की वैल्यू है, ये रही, और ये भी क्या है, ये भी बी डी की वैल्यू है यार, दोनों बी डी की वैल्यू है तो आपस में बराबर होंगी। ठीक है ना, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये वाली चीज इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि लेफ्ट साइड बराबर है,
ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 जो यहाँ पर क्या है h√3 माइनस में क्या है 10√3, ये बराबर होना चाहिए इसके, यानी कि h प्लस 10 डिवाइड बाई √3। ठीक है, √3 को इधर ले आओ मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो यानी कि हमारे पास h√3 माइनस में 10√3 तो पहले से था। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में कौन आया √3। ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई में आया। इधर कौन बचा h प्लस 10। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, h ऐसे ही रहेगा, √3 कितना हो जाता है 3, तो ये 3h हो गया। आपको ये पता होगा √3 इंटू √3 3 होता है। माइनस 10 तो ऐसे ही रखो, √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना h प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ से कितना है 3h माइनस में 30 इज इक्वल टू h प्लस 10। h को इधर ले आओ, कितना बचेगा 2h। ठीक है ना, 3h में से 1h माइनस हो गया, इज इक्वल टू 30 उधर ले जाओ, 10 प्लस 30 कितना 40 हो गया। 2h की वैल्यू 40 है तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो भैया हाइट जो होगी क्लाउड की वो आ जाएगी 20 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने बहुत डिटेल में आराम से करा है, इतना टाइम लगता नहीं वैसे। ठीक है ना, पर मुझे लगा कि भाई बहुत से बच्चे होंगे जो जल्दी समझ जाते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा धीरे समझते हैं, तो मैंने सबका ख्याल रखते हुए इस क्वेश्चन को धीरे धीरे एक्सप्लेन किया। ठीक है, बाकी आप खुद करोगे तो ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 मिनट लेता है। ठीक है ना, बट मैंने यहाँ पे कितना लगा दिया, लगभग 10 मिनट, क्योंकि मुझे पूरा समझाना था। तो यहाँ पर ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जो मैंने सेलेक्ट किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमसे बोला गया है, ये वर्टिकल टावर ऑफ हाइट 20 मीटर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड सरमाउंटेड बाय ए फ्लैग ऑफ हाइट h एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड h। तो मतलब पहले क्वेश्चन समझना होता है हमें यहाँ पर, और एक एक बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक वर्टिकल टावर है जिसकी हाइट 20 मीटर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, एक वर्टिकल टावर मैंने बनाया और इसकी हाइट कितनी बना दी मैंने 20 मीटर। इसके बाद क्या बोला गया है, ये स्टैंड करता है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो भाई हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसे होगा ना, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं वर्टिकल। तो टावर वर्टिकल है और प्लेन कैसा होगा, जाहिर सी बात है हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, और जो ये टावर है ये सरमाउंटेड है बाई ए फ्लैग, मतलब टावर यहाँ तक है तो यहाँ पर इसके ऊपर ये फ्लैग रखा हुआ है। ठीक है ना, जो फ्लैग रखा हुआ है इसको मैं थोड़ा अलग कलर से बनाता हूँ, यहाँ पर ये ब्लैक से मैंने बना दिया। ठीक है, ये क्या रखा हुआ है, ये फ्लैग रखा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, और जो फ्लैग है उसकी हाइट बोली गई है h, तो फ्लैग की हाइट h हो गई। चलो यहाँ से लेके यहाँ तक जो फ्लैग की हाइट है ये h हो गई। अब आगे बोला गया है एट ए पॉइंट ऑन दी प्लेन, प्लेन पे कोई पॉइंट लो। चलो मैंने यहाँ पर ये प्लेन पे पॉइंट ले लिया। ठीक है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, बॉटम का एंड टॉप का। किसका बॉटम किसका टॉप, फ्लैग का। तो यार ये फ्लैग यहाँ से चालू हुआ, यहाँ पे खत्म, ये फ्लैग है, इसके नीचे तो टावर है ना, टावर भूल जाओ। यहाँ पर जो बॉटम एंड टॉप है वो फ्लैग की बात की गई है। तो फ्लैग का ये बॉटम हुआ तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया, फ्लैग का ये टॉप हुआ तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया। ठीक है ना, ये हमें बताया गया 45 और 60, तो मतलब जो छोटा वाला है जाहिर सी बात है वो होगा 45 और जो ये बड़ा वाला एंगल है ये होगा 60। सिंपल सी बात है। ठीक है ना, इतना क्वेश्चन है और हमें h बता देना है बस, और कुछ नहीं पूछा इसमें। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ए बी, इसको मानते हैं सी, इसको मानते हैं डी। ठीक है, क्या करेंगे देखो, मैंने लिखा इन ट्रायंगल, पहले मैंने लिख दिया हाइट ऑफ द फ्लैग है h, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी में यहाँ पर कितना है एंगल, देखो ए बी सी में ये एंगल कितना है 45, यानी कि 1045 बराबर बी सी डिवाइड बाई ए बी। कैसे पता लगा मुझे 10 ही लेना है, यार देखो मुझे क्या करना है, ऐसी साइड का रिलेशन निकालना होता है जो दोनों ट्रायंगल्स में हो। तो जो ए बी है ना ये इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और जो ए बी है ये इस ट्रायंगल में भी आ रही है, तो ए बी तो चाहिए होगा। साथ में जो h निकालना है वो इस तरफ है, तो मतलब इस तरफ का रेशो इस तरफ से लेना है। तो 45 के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस 10 ही बनता है। ठीक है, आप क्वेश्चन करोगे ना, जैसे आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा आपको ये दिक्कत कभी नहीं आएगी कि हम यहाँ पे 10 लें, साइन लें, क्या लें, वो एक्सपीरियंस पे थोड़ा सा बस, ज़्यादा भी नहीं। ठीक है ना, वो हो जाएगा, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो 10 45 की वैल्यू हो गई 1 इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू है 20 डिवाइड बाई ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता।
ठीक है ना। फिर से बोल रहा हूँ, BC की वैल्यू कितनी थी 20, AB की वैल्यू हमें नहीं पता, tan 45 हमें पता है 1 होता है। तो AB इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई में AB बन जाए AB हो गया, और यहाँ पे आ गया 20 मीटर। तो भैया AB पता लग गया, लेकिन AB निकालना नहीं था। AB हमने इसलिए निकाला ताकि हम H निकाल पाए, ठीक है। तो अब आ जाओ बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, ABD डिविलियर्स हैं, ठीक है, ABD। तो ABD में यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू BD, ठीक है, डिवाइड बाई AB, ठीक है। जो क्रिकेट के फैन है उन्हें यहाँ जरूर AB डिविलियर की याद आई होगी, मेरे तो फेवरेट प्लेयर हैं, आपके अगर हैं तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे tan 60 कितना, √3 इज इक्वल टू BD, ठीक है। BD कितना हो जाएगा, BD जो टोटल होगा वो आएगा 20 प्लस में H, ठीक है। जो BD है कितना 20 प्लस में H, तो ये हो गया 20 प्लस H, BD की वैल्यू आ गई, डिवाइड बाई क्या है AB, और AB हम निकाल चुके हैं 20, है ना, AB कितना आ चुका है 20, तो AB की वैल्यू मैंने लिख दी 20। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, जो BD है वो कैसा आएगा, 20 में H जोड़ दो पूरा BD मिल जाएगा, ठीक। 20 उधर मल्टीप्लाई में लाओगे तो हो जाएगा 20√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 प्लस में H। तो यहाँ से H की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20√3 अपनी जगह अपने घर पे रहेगा, 20 इधर जाएगा, 20 दोनों में है कॉमन ले लोगे, यहाँ बचेगा √3, 20 बाहर लिया, यहाँ बचेगा 1 इज इक्वल टू H। तो इतने मीटर, सब कुछ मीटर में था तो ये भी मीटर में आएगा, ठीक है, इतने मीटर आएगी H की वैल्यू। तो देखो क्वेश्चन आसान था ना, सारे क्वेश्चन आसान होते हैं इस चैप्टर के। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।